हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में स्मृति और विस्मृति दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अक्सर इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं लगभग हर परीक्षा में। तो आज हमने स्मृति और विस्मृति को चुना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, स्मृति किस प्रकार की क्रिया है? स्मृति किस प्रकार की क्रिया है? आपके ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक, क्योंकि स्मृति एक मानसिक क्रिया है। दूसरा प्रश्न है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है। ये एक परिभाषा है या किसकी परिभाषा है? तो ऑप्शन है वुडवर्थ, रायबर्न, जेम्स या फिर ओंकडन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। ये वुडवर्थ की परिभाषा है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति द्वारा अतीत में घटित घटनाओं की कल्पना द्वारा पहचान ऑप्शन है की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, आंशिक रूप से संभव है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, की जा सकती है। स्मृति द्वारा अतीत में घटित घटनाओं की कल्पना द्वारा पहचान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्मृति का प्रकार है। पहला है व्यक्तिगत स्मृति, अस्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति या फिर ये सभी। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि व्यक्तिगत स्मृति, अस्थायी स्मृति और सक्रिय स्मृति ये सब स्मृति के प्रकार यानी भेद हैं। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से अधिगम यानी जल्दी से सीखना अधिगम का क्या है? ऑप्शन है अंग है, लक्षण है, प्रकार है या फिर नियम है। क्या हो जाएगा इसमें सही? देखने पे तो लग रहा है कि चारों सही है, लेकिन इसका एक ही उत्तर सही है। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लक्षण है। अगला प्रश्न है, विस्मृति कैसी क्रिया है? विस्मृति कैसी क्रिया है? निष्क्रिय है, नकारात्मक है, उपरोक्त दोनों है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। विस्मृति जो है एक निष्क्रिय और नकारात्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या फिर पुनः स्मरण करने में असफलता क्या कहलाता है? ऑप्शन है विस्मृति, स्मृति, अधिगम या फिर ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मृति, यानी भूलना। किसी सीखी हुई बात को अगर आप स्मरण करने में असफल होते हैं तो ये एक तरह से भूलना यानी विस्मृति कहा जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, विस्मृति के क्या कारण होते हैं? हम कोई चीज़ क्यों भूलते हैं? इसके जो ऑप्शन है सैद्धांतिक कारण, सामान्य कारण, उपरोक्त दोनों कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। हम भूलते क्यों हैं? इसके सैद्धांतिक कारण भी हैं और कुछ सामान्य कारण भी हैं। अगला प्रश्न है, यह सत्य है कि विस्मरण स्मरण के विपरीत है, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से विस्मरण उतना ही लाभकारी है जितना कि स्मरण। यह कथन किसका है? ये बहुत ही प्रसिद्ध जो कथन है, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन है आपके नन, स्टर्न, भाटिया या फिर कॉलिंस व ड्रेवर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन जो है कॉलिंस व ड्रेवर का है। अगला प्रश्न है, एक छात्र के लिए विस्मृति कम करने के क्या उपाय हैं? ऑप्शन है पूरे पाठ का स्मरण, विचार साहचर्य के नियम का पालन, पाठ की विषय वस्तु या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं, एबिंगहॉस ने विस्मरण को कैसी मानसिक क्रिया माना है? ऑप्शन है निष्क्रिय, सक्रिय या फिर निष्क्रिय सक्रिय दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बता दें कि जो एबिंगहॉस हैं इन्होंने विस्मरण को एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया माना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विस्मरण का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? विस्मरण का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है व्यतिकरण का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उद्दीपक कूट संकेतन सिद्धांत या फिर अनुप्रयोग सिद्धांत। दोस्तों, विस्मरण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है वो है अनुप्रयोग सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नास ने विस्मरण का कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन है व्यतिकरण का सिद्धांत, अनुप्रयोग का सिद्धांत, उद्दीपक कूट संकेतन सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यतिकरण का सिद्धांत मैग्नास ने दिया था। अनुप्रयोग का सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार समय का अंतराल विस्मरण का कारण बनता है? किस सिद्धांत के अनुसार समय का अंतराल विस्मरण का कारण बनता है? ऑप्शन है उद्दीपक कूट संकेतन सिद्धांत, व्यतिकरण सिद्धांत, अनुप्रयोग सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रयोग सिद्धांत, जो कि सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार विस्मरण का क्या कारण है? फ्रायड के अनुसार विस्मरण का क्या कारण है? ऑप्शन है समय अंतराल, दमन, अंतर्वेशी क्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दमन, क्योंकि इनके सिद्धांत को, फ्रायड का जो सिद्धांत है उसको दमनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। समय अंतराल तो आप जानते ही हैं, अनुप्रयोग जो सिद्धांत है उसका जो है विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मृति के अंग हैं। ऑप्शन है सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी, क्योंकि स्मृति के अंग सीखना भी है, धारण करना भी है, पुनः स्मरण करना भी है और पहचान भी है। आगे चलते हैं। स्मरण निम्न में से किसका प्रबल प्रमाण है? सीखने का, चिंतन का, तर्क का या फिर प्रत्यक्षीकरण का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीखने का। अगला प्रश्न है, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किसने किया? वुंट ने, फ्रायड ने, एबिंगहॉस ने या फिर ड्रेवर ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, स्मृति पर जो सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक था वो था एबिंगहॉस। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एबिंगहॉस ने स्मृति संबंधी प्रयोग किस पर किया? एबिंगहॉस ने स्मृति संबंधी प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन है पशुओं पर, मानव प्रयोज्यों पर, स्वयं पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एबिंगहॉस ने स्मृति संबंधी जो प्रयोग किया था वो अपने आप पर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी स्वयं पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विस्मरण को कैसी मानसिक क्रिया माना जाता है? ऑप्शन है अर्ध निष्क्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसा कि एबिंगहॉस ने माना था, विस्मरण को एक निष्क्रिय क्रिया माना था, लेकिन जो वर्तमान समय में जो वर्तमान मनोवैज्ञानिक है वो विस्मरण को एक सक्रिय क्रिया मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रेरणा की कमी से विस्मरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेरणा की कमी का विस्मरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है विस्मरण की गति धीमी हो जाती है, विस्मरण की गति तीव्र हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर प्रेरणा की कमी होती है तो भूलने की जो गति है हमारी वो तेज हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विस्मरण की गति तीव्र हो जाती है, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से भूलने का एक प्रमुख कारण है। क्या कारण है? ऑप्शन है पृष्ठोन्मुख अवरोध, पुनर्बलन, कुंठा या फिर विलंब अवरोध। जो प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठोन्मुख अवरोध। अगला प्रश्न है, हेब एक मनोवैज्ञानिक हैं 1949 के। हेब ने
स्मृति की कितनी अवस्थाएं मानी हैं? ऑप्शन है 2, 1, 3 या 5। क्या हो जाएगा सही उत्तर? हेब ने जो स्मृति की अवस्थाएं मानी है वो 2 मानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता अधिक होने पर पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण कैसा रहेगा? क्रियाशीलता स्तर अधिक होने पर पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण कैसा रहेगा? अधिक रहेगा, कम रहेगा, नगण्य रहेगा या फिर अप्रभावित रहेगा? दोस्तों, क्रियाशीलता अधिक होने पर अगर हम ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं तो पृष्ठोन्मुख जो व्यतिकरण है वो अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्अधिगम विधि सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग की गई? पुनर्अधिगम विधि सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग की गई? ऑप्शन है एबिंगहॉस, वुडवर्थ, जेम्स या फिर फ्रायड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने ही पुनर्विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक स्मृति का मूल आधार है। दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक हम कोई चीज़ याद रखते हैं तो उसका मूल आधार क्या होता है, क्या होगा? ऑप्शन है सामग्री, अभ्यास, पुनर्बलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्यास, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो उसको हम दीर्घकालीन के लिए याद रखने में सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्वेशी अधिगम की मात्रा में वृद्धि का पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन है पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण में वृद्धि, पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण में कमी, पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण पर तटस्थ प्रभाव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण में वृद्धि। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति पर सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? अल्पकालिक स्मृति पर सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है शेरिफ एंड शेरिफ द्वारा, क्रो एंड क्रो द्वारा, टोलविंग द्वारा या फिर पीटरसन एंड पीटरसन द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी पीटरसन एवं पीटरसन द्वारा। अल्पकालिक स्मृति पर सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? पीटरसन एवं पीटरसन द्वारा। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक अवस्था। संवेगात्मक अवस्था मतलब जैसे डर है, भय है में जो भूलने का जो वजह है, संवेगात्मक अवस्था में यानी भय या डर में विस्मरण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जब हम भय में होते हैं, डर में होते हैं तो जो हमारी भूलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, विस्मरण यहाँ पे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मृति पर महत्वपूर्ण अनुसंधान करने वाला कौन है? ऑप्शन है वाटसन, बार्टलेट, पियाजे या फिर वुंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बार्टलेट। स्मृति पर महत्वपूर्ण जो अनुसंधान कार्य किया था बार्टलेट ने किया था। अगला प्रश्न है, पहचान विधि किसका मापन करती है? पहचान विधि किसका मापन करती है? ऑप्शन है पृष्ठोन्मुख अवरोध का, अग्रोन्मुख अवरोध का, धारण का या फिर दृष्टि क्षमता का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारणा का। धारणा का पहचान विधि द्वारा मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहले सीखी हुई कला यदि बाद में सीखी जाने वाली कला में अवरोध उत्पन्न करे तो यह कैसा अवरोध होगा? ऑप्शन है अग्रोन्मुख अवरोध, पृष्ठोन्मुख अवरोध, विलंब अवरोध या फिर अनुबंधित अवरोध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्रोन्मुख अवरोध। अगला प्रश्न लेते हैं, लंबी और छोटी सामग्री में किसमें विस्मरण अधिक होगा? छोटी सामग्री में, लंबी सामग्री में, दोनों में समान या फिर अनिश्चित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी सामग्री में। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति में सामग्री के भंडारण के ह्रास का समय कितना होता है? हमारे दिमाग में जो छोटा समय होता है अल्पकाल का, उसमें जो हमारे दिमाग में जो सामग्री भंडारण होती है उसका जो समय होता है वो कितना होता है? ऑप्शन है 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर या फिर 60 मिनट के यानी 1 घंटे के अंदर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मिनट के अंदर। अगला प्रश्न है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है,
निम्नलिखित में से धारणा मापन की विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोभौतिकी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रत्याह्वान विधि या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्याह्वान विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्याह्वान विधि धारणा मापन की एक विधि है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके।